गाइस, माय नेम इज़ अंकित सिंह। आज आप पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के डिज़ाइन ऑफ बीम टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो है रोल्ड स्टील बीम्स आर। आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी एंड डी। आपको उसमें से चूज़ करना है कि रोल्ड स्टील बीम कैसे क्या होते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका फर्स्ट मेनली यूज टू रेसिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस। कह रहे हैं रोल्ड स्टील बीम जो हम यूज़ करते हैं वो बेंडिंग स्ट्रेस को रेसिस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या आपको सेकेंड दे रखा है यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेसिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस को या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को या टेंसाइल स्ट्रेसेस को, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी में दिया हुआ है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो जैसा कि हमें पता है जो वेब होता है वो क्या रेसिस्ट करता है, सीयर फोर्सेस को रेसिस्ट करता है। और फ्लेंज जो उसका होता है वो बेंडिंग मोमेंट्स जो होते हैं जनरेट उसमें, उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो आपका बेंडिंग और टेंसाइल ये दोनों हैं। उसके बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस को भी वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। मीन्स ये डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। रोल्ड स्टील बीम्स आर मेनली यूज टू रेसिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेसिस्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये इंडिपेंडेंट सेक्शन के रूप में यूज़ होते हैं जो कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को रेसिस्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस को भी रेसिस्ट करते हैं। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। आपको ये स्टेटमेंट याद रहने चाहिए। रोल्ड स्टील बीम क्या क्या रेसिस्ट करता है, किस लिए यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। द वेब रेसिस्ट सीयर फोर्सेस वाइल फ्लेंजेस। जो फ्लेंज होते हैं वेब और आपको पता होगा रोल्ड स्टील में दो सेक्शन होते हैं, जिसमें ये बीच वाला सेक्शन क्या होता है, वेब कहलाता है, और ये ऊपर और नीचे वाले क्या कहलाते हैं, फ्लेंज कहलाते हैं। आई सेक्शन में अगर आप देखें तो ये आपका क्या हो गया, वेब, और ये फ्लेंज। तो इसमें जो वेब है, ये आपका जो वेब है ये क्या करता है, सीयर को रेसिस्ट करता है। सीयर फोर्सेस आते हैं जो उन्हें रेसिस्ट करता है, और ये फ्लेंज जो हैं वो क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट्स को रेसिस्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर स्टील रेनफोर्सिंग रॉड्स यूज्ड इन कंक्रीट बीम्स। कंक्रीट बीम जो हैं उनमें स्टील रेनफोर्सिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है आपको, टू मेक इट कैरी कंप्रेशन, टू मेक इट कैरी टेंशन। सो फ्रेंड्स, सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि हम कंक्रीट में रेनफोर्समेंट का जब यूज़ करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, टेंशन, जो टेंशन आता है उसको कैरी करने के लिए। रेनफोर्समेंट का यूज़ हम टेंशन के लिए यूज़ करते हैं। एज वी नो द रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज़ मेड अप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, स्टील बार और स्टील मेश of steel wires used as tension device in reinforced concrete। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं 4। आपको इसमें से चूज़ करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका, डेड लोड चेंज their position and vary in magnitude। कह रहे हैं कि डेड लोड जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तो आपको पता होगा कि डेड लोड क्या होता है, डेड लोड कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है। सेकेंड हम देखते हैं, डेड लोड इंक्लूड्स सेल्फ वेट of the structure and superimpose load
परमानेंटली अटैच टू दी स्ट्रक्चर। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि डेड लोड जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर सेल्फ इटसेल्फ। जो उसका खुद का वेट होता है वो डेड लोड कहलाता है। स्ट्रक्चर का कोई, जैसे उसमें स्ट्रक्चरल पार्ट आपके हो गए, वॉल हो गए, रूफ हो गए, ये क्या है, हर समय चेंज नहीं होते हैं। जो उनका वेट है वो परमानेंटली रहता ही रहता है। डेड लोड आर नोन एज परमानेंट लोड और स्टैटिक लोड। डेड लोड को हम परमानेंट लोड और स्टैटिक लोड के नाम से भी जानते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। डेड लोड includes self weight of structure and superimposed load permanently attached to the structure। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। का चौथा क्वेश्चन है the problem of web crippling in beam is significant when। कह रहे हैं कि the problem of web crippling, एक टर्म आपने सुना होगा, ये कह रहे हैं कब आते हैं, देखते हैं हम। इसमें ऑप्शन दे रखा है वेब इज़ वीक अंडर कंसंट्रेटेड लोड। जो पॉइंट लोड होता है, कंसंट्रेटेड लोड को क्या कहते हैं, जो एक जगह पे लोड लगता है, तो वो अगर वीक हो, वेब जब आपका वेब इज़ वीक अंडर कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड के लगने पे वेब क्या हो, वीक हो, तब क्या होता है, वेब क्रिपलिंग जनरेट होती है। सेकेंड दे रखा है इन्होंने देयर इज़ टू मच फ्लेक्सुरल मूवमेंट। थर्ड दे रखा है इन्होंने कंप्रेशन फ्लेंज इज़ वीक। एंड फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। तो वेब क्रिपलिंग जो है एक्चुअली लोड बकलिंग होता है। क्या होता है, लोड बकलिंग दैट ऑकर्स व्हेन द वेब इज स्लेंडर। ओके, तो आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेव इज़ वीक अंडर कंसंट्रेटेड लोड। वेब क्रिपलिंग कब आती है, जब वेव इज़ वीक अंडर कंसंट्रेटेड लोड। आपका पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। पांचवें क्वेश्चन में पूछा है आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑन स्टील स्ट्रेसेस इज़। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील स्ट्रेसेस के केस में पूछ रहा है वो, तो आपका ये होता है 1.15। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील शुड बी टेकन एज 1.5 एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली। तो कंक्रीट के केस में हम क्या करते हैं, 1.5 लेते हैं। कंक्रीट के केस में क्या करते हैं, 1.5 लेते हैं, जबकि अगर हम स्टील स्ट्रेसेस के टर्म में लें तो वो 1.15 होता है। तो आपको ये याद रखना है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपका। कंक्रीट के केस में 1.5 और स्टील के केस में 1.15। 6 नंबर आपका है फॉर लेटरली अनस्ट्रेंड बीम द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज गिवन बाय। तो सॉरी, ये कह रहा है लेटरली अनस्ट्रेंड बीम जो होते हैं उनके लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस क्या होना चाहिए, तो वो होता है आपका 0.66 FY। FY क्या है यहाँ पे, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। तो इसे याद करना पड़ेगा आपको, इसका और कोई ट्रिक नहीं है जिससे कि आप इसको कर पाएंगे। तो आपको याद रहना चाहिए कि अनस्ट्रेंड बीम के लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, 0.66 FY होता है, वेयर FY इज़ यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। सातवें क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा है द एवरेज शियर स्ट्रेस इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर रोल्ड बीम सेक्शन। रोल्ड बीम सेक्शन के लिए पूछ रहे हैं। ये रोल्ड बीम सेक्शन के लिए आपका एवरेज शियर स्ट्रेस कितना होना चाहिए kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वो आपका होता है
945 kg, 945 kg। ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये टर्म्स जो हैं याद करने वाले हैं, इनको आपको याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एवरेज शियर स्ट्रेस अगर पूछ दे आपसे, एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर रोल्ड बीम सेक्शन, रोल्ड बीम सेक्शन के लिए अगर पूछता है तो वो आपका 945 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपके दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, यही अंतिम है क्वेश्चन आपका। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ रोल्ड स्टील बीम, ISHB है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, 400 एट द रेट 806.4 न्यूटन मीटर व्हेन द परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग इज़ 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टेक सेक्शन मॉडुलस। हाँ, तो इसमें क्या कह रहे हैं ये कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और सेक्शन मॉडुलस भी दे रखा है। अगर नहीं दिया है तो आप आप स्टील टेबल को रेफ़र करेंगे। तो फ्रॉम स्टील टेबल प्रॉपर्टी ऑफ ISHB 400 एट द रेट 806.4 न्यूटन पर मीटर RZ, सेक्शन मॉडुलस उसमें दिया रहेगा आपको, तो वो 1444 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, mm क्यूब में कर लेंगे, तो उसके लिए 10 टू द पावर 3 करेंगे। ओके, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मुझे फार्मूला पता है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस। तो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस आपका दिया हुआ है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके, इनटू मॉडुलस, मॉडुलस जो हमने निकाला है यहाँ पे क्या है, सेक्शन मॉडुलस, तो इसको हमने mm में किया हुआ है, तो इसको यहाँ करके दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 288.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर mm। हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर में कर लेंगे, किलो न्यूटन इंटू मीटर में कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 288.8 न्यूटन किलो न्यूटन मीटर। ऑप्शन आपका दे रखा हुआ है, ए ऑप्शन दे रखा है 72.2 न्यूटन मीटर, ये गलत है। बी आपका है 144.4 न्यूटन मीटर, ये भी गलत है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, 288.8 kg पर किलो न्यूटन मीटर। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।